गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले पार्ट में आप एक्सरसाइज 4.1 का जो दूसरा क्वेश्चन था उसको कंप्लीट किया था। अभी आपके पास में इस एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन है और तीसरे क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसमें आपके पास में दो इक्वेशंस हैं, 2x - 5y + 4 = 0 और दूसरी इक्वेशन है 2x + y - 8 = 0। ठीक है, आपको प्रश्न में इसमें कहा है, ऊपर आप हेडिंग देखिए प्रश्न की हेडिंग ये है कि ये जो आपको नीचे द्विघात समीकरण युग्म दे रखी हैं, इन युग्मों को आपको ग्राफ विधि से हल करना है और फिर आपको उन बिंदुओं के निर्देशांक यहाँ पर लिखने हैं ज्ञात करके जहाँ पर इन समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं y-x को प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, तो हम वैसे ही करेंगे जैसे आपने दूसरे प्रश्न में इसके जो चारों पार्ट्स आपने किए हैं, ठीक वैसे ही इस पार्ट को हम यहाँ पर हल करेंगे और फिर देखेंगे कि दोनों समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं हैं वो y-x को कहाँ प्रतिच्छेद करती हैं, उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करके लिखेंगे। साथ ही साथ हम इसको हल भी करेंगे। हल करने का मतलब जैसे भी इसके हल आपके पास में आते हैं, अद्वितीय हल है तो हम लिखेंगे कि अद्वितीय हल है और ये बिंदु इसका क्या है, अद्वितीय हल है। ठीक है, और अगर समांतर है तो हम कहेंगे कि भाई दोनों समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर हैं। इस स्थिति में समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है क्योंकि उनका कोई उभयनिष्ठ बिंदु आपके पास में वहाँ पर नहीं होगा। और यदि आपको संपाती रेखाएं प्राप्त होती हैं तो हम कहेंगे कि समीकरण युग्म के जो हल हैं वो अनंत हैं। ठीक है, तो अभी हम चल रहे हैं। तो देखिए ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 1 और ये हम इसका क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। ठीक है, ये लीजिए जी, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपके पास में सेकंड इक्वेशन है। फॉर्मेट आपका वो कब रहेगा, एक बार मैं फॉर्मेट यहाँ पर लिख देता हूँ। तो समीकरण 1 से या 1 के कोई 3 हलों की सारणी, हम नीचे सारणी बनाएंगे। ठीक है, सारणी आपके पास में 3 कॉलम 2 पंक्ति की होगी या 2 पंक्ति 3 कॉलम, ऐसे आप बोल सकते हो। पहला कॉलम है वो आपके पास में यहाँ चर राशियों के लिए होगा, अर्थात बिंदु किस रूप में है, तो बिंदु आपका x, y के रूप में है और यहाँ पर पहला हल होगा, इसमें आपके पास में दूसरा हल और वो तीसरा हल। ठीक है, इसी प्रकार से फिर आप वहाँ पर समीकरण 2 है के कोई 3 हलों की सारणी हम यहाँ पर प्राप्त करने वाले हैं। ठीक है, वही आपके पास में 2 पंक्ति और 3 कॉलम की ये सारणी होगी। पहला कॉलम आपके पास में बिंदु किस रूप में है वो दर्शाएगा, दूसरा कॉलम पहला हल, फिर एक दूसरा हल, फिर एक तीसरा हल यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे। 3 हलों की सारणी हम प्राप्त करेंगे और फिर हम नीचे लिखेंगे अब ग्राफ पर। तो अब हम ग्राफ पेपर पर चलते हैं और फिर वहाँ पर ग्राफ पर हम इनको बिंदुओं को अंकित करके रेखाएं प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो पहले तो इन सारणियों की हम बात करते हैं। तो आपको आना है रफ पन्ने पर। तो रफ पन्ने पर आपको एक यहाँ पर एक सारणी बना लेनी है। ठीक है, बिल्कुल आप तरीके से करेंगे, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आसानी से आप इसको कर सकते हैं। तो ये आपके पास में x, y। ठीक है, यहाँ पर 0 लिखते हैं, ये खाली छोड़कर फिर 0, ये खाली छोड़कर यहाँ 1 और ये खाली छोड़ दिया। ठीक है, जिस हल को आपको बदलने की ज़रूरत पड़ेगी आप उसको बदल देंगे। ठीक है, तो जैसे आपको इनमें से कोई मान बदलना है तो बदल देंगे, बदलने का तरीका आपको मैंने वहाँ पर आपको बता रखा है। अब आप लेके आते हैं पहली इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी है 2x - 5y + 4 = 0। ठीक है, इसमें पहले हल के लिए आप यहाँ पर बोल रहे हो कि हमको x = 0 देना है। x = 0 देने का मतलब x वाला जो पद है, ठीक है,
वो यहाँ पर आपके पास में डिलीट हो गया। करने का मतलब उसका मान 0 हो जाएगा, x का मान 0 रखेंगे, 0 गुणा 2 बराबर 0 हो जाएगा। आपको उसको डिलीट करना है, काट देना, ठीक है। फिर आपके पास में आएगा -5y + 4 बराबर 0। फिर आप देखेंगे अर्थात -5y, तो ये 4 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। फिर आप याद करेंगे y का मान, तो -4 बटे -5 आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 को आप 5 से भाग लगाओगे तो आपके पास में आएगा 0.8, 0.8। और ये आपको मैंने बता रखा है कि यदि आपके पास में किसी हल में कोई निर्देशांक है वो दशमलव में आता है और अगर शांत दशमलव प्रसार है और उसमें दशमलव के बाद में एक ही अंक पर वो शांत हो जाता है, तो उस स्थिति में हम उस निर्देशांक को रख लेंगे, उसको हमें अंकित करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये आपके पास में पहला हल प्राप्त हुआ 0,08 के रूप में। चलिए जी, पहले हल की बात हुई, फिर उसके बाद में हम दूसरे हल की बात करते हैं। समीकरण को दोबारा यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। तो समीकरण आपकी है 2x - 5y + 4 = 0, ठीक है। आप इस 4 को उधर भी लिख सकते हैं -4 करके, ठीक है, चिन्ह बदल के। चलिए कोई बात नहीं है। अब की बार आप y बराबर 0 दे रहे हो, ठीक है। y बराबर 0 देने का मतलब y वाले पद को चिन्ह सहित आप काट दोगे, ठीक है। काट दिया आपने इसको, अभी चिन्ह सहित कट गया, तब आपके पास में बचा है 2x, ठीक है। ये 2x, 4 उधर जाएगा, माइनस का हो गया, और फिर आप कहेंगे कि x बराबर -4 बटे 2, तो इस प्रकार से आपको -2 मिलेगा, ठीक है। ये -2 को आप यहाँ पर रख देते हैं। इसके बाद में तीसरे हल के लिए चलते हैं, तो वापस समीकरण को लेके आएंगे। ये इक्वेशन इज 2x - 5y = -4। अभी देखो मैं 4 को उधर पहले ले गया हूँ, इधर ये प्लस का था, उधर माइनस का हो गया, ठीक है। अभी इसमें आपको यहाँ पर x बराबर 1 रखना है, ठीक है। तो x बराबर 1 रख दीजिए। अगर आपको अच्छा सा हल मिल जाता है, मतलब अंकित करने में आपको कोई टेंशन नहीं हो, ऐसा हल मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम इसको बदल देंगे, ठीक है। अभी x की जगह 1 रख रहे हैं, तो 2 गुणा 1 -5y बराबर -4 आपके पास में है। 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 आएगा, -5y है, उधर आपके पास में -4 है, ये 2 उधर जाएगा, तो -5y बराबर -4, 2 उधर जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, और फिर आप देखेंगे कि -5y बराबर, ठीक है, -5y बराबर -6, तो ये -6, भाई -4 और -2 -6 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से आपके पास में यहाँ पर y बराबर आएगा -6 बटे -5, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 6 को आप 5 से भाग लगाएंगे, तब आपके पास में आएगा 1.2, ठीक है, 1.2 आएगा, ठीक है, 1.2 को भी हम ग्राफ पर आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि ये शांत दशमलव प्रसार है, दशमलव के बाद में एक अंक है, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो देखिए ये 1.2 यहाँ पर आ गया है। दशमलव वाले देखिए, हम इसको मान को बदल करके, मतलब एक की जगह जैसे हम 2 रख ले, ठीक है, जैसे 2 रख लिया मान लो, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, उधर जाएगा, तो ये माइनस का आपके पास में 4 -4 और -4 माइनस का 8 हो जाएगा, फिर -5 से भाग लगाएंगे, तो आपके पास में माइनस माइनस प्लस हो गए, और आएगा 1.6 आएगा, मतलब 1.6 आएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर x की जगह 3 रख लें, ठीक है, 3 रख लें, तो 2 गुणा 3 यहाँ पर 6 होगा, 6 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, -6 और -4 माइनस के 10 होंगे, और उसमें -5 का भाग लगाओगे तो माइनस माइनस प्लस 10 में 5 का भाग लगा 2 आएगा, पूर्णांक में आएगा, ठीक है। और वो उसको अंकित करने में आपको ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। चाहे तो हम यहाँ पर बदल सकते हैं, तो आप ऐसे याद कर दें, जैसे इसमें आप तीसरा हल है, जैसे मैंने x की जगह 3 रख दिया, ठीक है, 1 की जगह 3 रख दिया, तो 3 रखने पर क्या होगा आपके पास में, 3 रखने पर आपके पास में देखिए 2 गुणा 3 हो जाएगा, 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है, और वो 6 आपके पास में उधर चला जाएगा, फिर देखिए यहाँ पर 2 3 6 हो गया, 6 उधर चला गया, माइनस का 6 हो गया, और इस प्रकार से आपके पास में ये -10 आएगा, फिर -10 बटे -5, और माइनस माइनस प्लस 10 में 5 का भाग लगाया 2,
पूर्णांक में ज्ञात कर सकते हैं बदल करके, लेकिन नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर अंकित करना बताऊंगा कि भाई 1.2 को भी हम ग्राफ पर देख सकें। ठीक है भाई, ये भी तो आपको सीखना है। जैसे परीक्षा में बाय द वे आपका आइडिया नहीं लग रहा है या आपके पास में इतना टाइम नहीं है, ठीक है, परीक्षा में समय की कमी होती है, तो उस स्थिति में हमें जैसे हल प्राप्त होते हैं उनको हम अंकित कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको जो दशमलव में जैसे मान आपको प्राप्त हो रहे हैं उन्हीं को रख के हम यहाँ पर इसका सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो देखिए सारणी आपकी कंप्लीट हो गई है। एक हल आपको यहाँ पर और भी मिल गया है, कौन सा, 3,2 के रूप में। देखिए आपने x का मान 3 रखा 3,2 के रूप में, लेकिन उसको हम एक बार नहीं ले रहे, हम यही अंकित करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास में पहला हल 0,0.8, दूसरा हल है -2,0, तीसरा हल है 1,1.2। ठीक है, इसके बाद में दूसरे हल की सारणी हम यहाँ पर दूसरी समीकरण की कोई 3 हलों की सारणी प्राप्त करेंगे। तो देखिए मैं इसको तो यहाँ पर खाली करके वापस उसी सारणी को यहाँ पर ले आता हूँ, ये मिटा देता हूँ। ठीक है, और इसके भी 3 हल हम यहाँ पर आसानी से प्राप्त कर लेंगे। पहले हल के लिए चलते हैं, भाई जब कॉपी में आप ऐसा ही करते हो, पहले हल के लिए चलते हैं। समीकरण को लेके आए, समीकरण आपकी है 2x + y - 8 = 0। ठीक है, x का मान 0 है, मतलब आपको देना है, तो ये पद डिलीट हो गया। ठीक है, फिर आपके पास में यहाँ पर y बराबर, ये -8 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर y बराबर 8 है तो उसको देखने के लिए हमें ग्राफ का आकार थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, हम इसको भी रख लेते हैं। ठीक है, तो ये 0,8 यहाँ पर उसको एडजस्ट करेंगे हम ग्राफ पे, थोड़ा सा पैमाना बदल देंगे या जैसा भी होगा देखेंगे, सोचेंगे इसके बारे में। अभी दूसरा हल हम प्राप्त करेंगे, ये पहला हल हो गया आपका। दूसरा हल आपका वापस समीकरण लेके आए 2x + y - 8 = 0, फिर y का मान 0 देना है, 2x + 0 मतलब ये कट गया है। ठीक है, 0 को जोड़ दो, घटा दो चाहे हटा दो, अब -8 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 8, और आपको मिलेगा x बराबर 8/2 यानी कि 4। ठीक है, बिल्कुल आसान सा है जी, आप इसको अंकित करेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो x बराबर आपको 4 मिला। तीसरे हल के लिए मैं आपको यहाँ लेके आता हूँ, तो आपकी समीकरण है 2x + y - 8 = 0। ठीक है, आप x की जगह 1 दे रहे हैं, तो 2 × 1 + y -8 है वो उधर चला जाएगा। चलो आप इसको एक बार यही रख देते हैं बराबर 0। 2 को 1 से गुणा किया, 2 आया, फिर प्लस का y है -8 बराबर 0, प्लस का 2 -8 ज़्यादा किसका है, माइनस का है, कितना है, माइनस का 6 ज़्यादा है, तो y - 6 बराबर 0, और आप देखेंगे कि y बराबर 6। इस प्रकार से ये आपको तीसरा हल मिला 1,6 के रूप में। अब ये सारणी को आप यहाँ पर ले आते हैं, तो देखिए आप y वाला जो निर्देशांक 8 यहाँ पर आपको प्राप्त हुआ, तो इतना आकार जब बढ़ाएंगे तो 6 को दिक्कत नहीं आएगी अंकित करने में। रख लेते हैं 0,8 4,0। आपके ग्राफ पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ग्राफ पर आपको लाइंस काफ़ी मिल जाती हैं। भाई वर्टिकली आप देखते हैं तो उसमें आपके पास में 14 से 15 लाइन होती हैं, ऐसे खड़ी लाइनें 14 से 15 होती हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस को आप देखते हैं तो उसमें वो 21 से 22 होती हैं। तो जब आप उसको आधा आधा करेंगे तो एक तरफ 11 लाइन, एक तरफ 12 लाइन या 10 लाइन ऐसे हो जाती हैं। और बीच में से जैसे वाई एक्स खींचते हैं आप, तो एक तरफ 7 लाइन, एक तरफ 8 लाइन, या दोनों तरफ 8-8 लाइनें, या दोनों तरफ 7-7 लाइनें, मतलब 7-7 खाने आपको मिल जाते हैं, तो उसको अंकित करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसके बाद में मैं इसको मिटा देता हूँ और आपको लेके चलता हूँ ग्राफ पर। ठीक है जी, हम ग्राफ पर चल रहे हैं। तो देखिए ग्राफ का थोड़ा सा आकार हमको बड़ा लेना पड़ेगा। अभी हम थोड़ा सा सोच रहे हैं कि किस साइड में आपको बड़ा लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर जो x के ऋणात्मक मान आपके पास में जो आ रहे हैं वो जैसे -2 तक आ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर माइनस का x का कोई ऋणात्मक मान और आ नहीं रहा है। इसका मतलब ऋणात्मक वाला जो आपके पास में दिशा है x की, उस पर आपको वहाँ पर ज़्यादा लंबी लाइन की आवश्यकता नहीं होगी, उसको आप एडजस्ट कर सकते हो धनात्मक x की तरफ। ठीक है, वाई एक्स को। और दूसरी बात कि आप जब यहाँ पर देखेंगे कि y का जो ऋणात्मक मान है वो आपको यहाँ पर मिल ही नहीं रहा है।
ठीक है। इसका मतलब वाई एक्स पर आपको ऋणात्मक जो उसका एक्स है, ऋणात्मक दिशा नीचे की तरफ, आपको वहाँ पर उसको लंबी लाइन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आप ग्राफ को इस प्रकार से एडजस्ट कर दें। देखिए मैं जैसे ये यहाँ पर जो इक्वेशन यहाँ पर लिखी हुई है, तो ये थोड़ा सा आप इसको समझ जाना, या मैं इस इक्वेशन को जैसे साइड में लिख दूँ, ठीक है, मैं यहाँ से हटा के इसको यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, आप समझ जाना, या कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं यहाँ से ले लेता हूँ। तो देखिए मैं वाई एक्स को, जैसे मान लो कि आपका ग्राफ का आकार यहाँ से लेकर वहाँ तक है, ठीक है, और इसमें आपके पास में वर्टिकल लाइंस हैं, ये जो खड़ी रेखाएं ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, ये 14 से 15 रेखाएं हैं, ठीक है, मतलब 14 से 15 खाने हैं आपके पास में। तो इन 14 से 15 खानों में चूंकि आपको ऋणात्मक एक्स की तरफ खाने कम चाहिए, आपको -2 को देखना है, ठीक है। तो इस संख्या रेखा पर आप -2 को देखना है, तो -2 यानी कि 2-3 खाने इधर रख लो आप, मतलब इधर से 3-4 खाने रख लो, कोई बात नहीं है। तो 4 खाने रख के आपने इधर किसी एक वर्टिकल लाइन को, अर्थात ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई एक्स बना दिया, ठीक है। ये रेखा मैं बिना किसी स्केल के खींच रहा हूँ, इसलिए थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी आपको दिखेगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके बाद में आप जब एक्स एक्स खींचेंगे तो एक्स एक्स में देखिए आपको इधर वाई एक्स में नीचे आपको मतलब ऋणात्मक दिशा में आपको कम लाइन्स चाहिए, कम खाने चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई है ही नहीं आपके पास में। कोई बात नहीं है, तो हम यहाँ पर 4-5 खाने यहाँ पर ले लेते हैं, और 4-5 खाने लेके और हम इसको यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। देखिए ये यहाँ तक आपको दिख रहा है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ से लेकर इतना सा इसमें ले लेता हूँ, तो मैं यहाँ से इसको एडजस्ट कर देता हूँ, ताकि आप अपने बिंदु को आसानी से अंकित कर सके। तो ये इस प्रकार से ग्राफ का एडजस्टमेंट है। तो कई बार हमको करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपके पास में निर्देशांकों का आकार थोड़ा सा बड़ा टाइप में आ रहा है, तो वहाँ पर आप ग्राफ में उसको एडजस्ट कर सकते हो, आपको पैमाना नहीं बदलना पड़ेगा, ठीक है। ये लीजिए, ये मैंने इसको बढ़ा दिया यहाँ तक, और ये हो गया। अब देखिए आप कि यहाँ पर आपके पास में x निर्देशांक और y निर्देशांक धनात्मक ज़्यादा हैं, देखिए प्लस के ज़्यादा आ रहे हैं आपके पास में, और बड़े मान आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर ये x में तो बड़ा मान 4 ही है, y x पर जैसे आपको बड़ा मान 6 मिल रहा है, इसलिए ऊपर आपने ज़्यादा जगह रख ली, ठीक है। आप इसको थोड़ा और ज़्यादा एडजस्ट कर दें तो और ज़्यादा आसानी होगी। जैसे मेरे पास में ऊपर बोर्ड में जगह खाली है, कम है, आप इतना देख नहीं पाओगे, तो मेरे को इकाइयों को छोटा करना पड़ेगा। इससे अच्छा होगा कि मैं इसको थोड़ा सा नीचे एडजस्ट कर देता। अब ये मैंने मिटा के किया, तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई नीचे हमको जगह इतनी नहीं चाहिए, ठीक है। ग्राफ पर इधर आपको नीचे जगह नहीं चाहिए इतनी, क्योंकि ऋणात्मक y निर्देशांक ऋणात्मक कोई आया ही नहीं है आपके पास में, इसलिए आपको इधर नहीं चलना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैंने इसको नीचे ले लिया। देखिए ये है एडजस्टमेंट ऑफ ग्राफ। ग्राफ का एडजस्टमेंट कैसे करते हैं वो आपको करना है। ये आपका मूल बिंदु हो गया है, यहाँ पर आपने लिख दिया है कि ये y है, ठीक है। नीचे आपके पास में ये y डैश है, जो आपको दिख जाएगा यहाँ पर, ये y डैश ऐसे दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये -1 और -2 नीचे आपको मैं लिखूंगा यहाँ पर, थोड़ा y डैश दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो y डैश मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, ये आपको थोड़ा सा दिख रहा है, और ये -2 है, ठीक है। इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए इतना कर दिया आपने। फिर यहाँ पर पहला खाना है तो 1 हो गया, दूसरे खाने पर आपके पास में 2 हो गया, यहाँ पर आपके पास में 3 है, फिर ये आपके पास में 4 है, फिर ये 5 है, फिर ये 6 है। हालांकि हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये प्लस का 8 है, प्लस का 9 है, और आगे आपने यहाँ पर लिख दिया x, और ये इधर आपके पास में हो गया x डैश, ठीक है जी। फिर इस साइड में आप चलते हैं ऋणात्मक x की तरफ, तो ये -1 है, यहाँ पर -2 कर दिया, और ये -3 कर दिया, -4 कर दिया, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब कोई ये सोच रहा है कि सर ऐसे ही लाइन्स लगा रहे, नहीं भाई, ये ग्राफ पर कर रहे हैं हम, ग्राफ का पन्ना है आपका, और यहाँ पर चूँकि मेरे पास में ग्राफ का पन्ना नहीं है, तो ये जो मैंने वाई एक्स खींचा है, तो ग्राफ के पन्ने पर आपके पास में जो ऊर्ध्वाधर मोटी मोटी लाइन्स हैं, उन्हीं में से एक को आपको वाई एक्स बनाना है, ठीक है। आप 9th क्लास में भी ऐसा कर चुके हैं। और ये जो आपके पास में क्षैतिज रेखाएं हैं, इनमें से ही किसी एक को आपको एक्स एक्स
निर्देशित करना है या दिखाना है आपको, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। फिर यहाँ पर जो ये -1, -2, -3, 1 2 3 4 5 6 7 ये जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये मैं इधर से जो मोटी वाली लाइंस निकल रही हैं उन लाइंस के ऊपर लिख रहा हूँ, या उसके साइड में थोड़ा सा से यहाँ पर मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। तो ये आप भी ऐसा ध्यान रखें यहाँ पर। तो फिर आगे यहाँ पर प्लस का 1 हो गया, ये दूसरी लाइन जो निकल रही है वहाँ पर प्लस का 2 हो गया, तीसरी लाइन जो निकल रही है वहाँ पर 3 हो गया, चौथी लाइन जो निकल रही है वहाँ पर 4 हो गया, पाँचवीं लाइन जो निकल रही है वहाँ पर 5 हो गया, छठवीं लाइन पर आपके पास में 6 हो गया, सातवीं लाइन है वहाँ पर 7 हो गया, फिर ये यहाँ पर 8 हो गया, और इस प्रकार से आपके पास में यहाँ पर 9 हो गया, और फिर वहाँ पर क्या हो गया 10 हो गया, ठीक है। अपने को तो 8 तक ही ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए ये इक्वेशन यहाँ पर थोड़ी सी बीच में आ रही है, तो मैं इसको यहाँ से हटा के और मैं उधर उस साइड में आपको लिख के दे देता हूँ। ये इधर से देखिए 2x + y - 8 = 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये आपकी यहाँ पर लिख दी है मैंने, ठीक है। आप देख लेना, यहाँ से मैंने वहाँ लिख दी इसको, ठीक है। ध्यान रखना आप लिखते समय। अब हम चलते हैं ग्राफ पर बिंदुओं को अंकित करने के लिए। पहला बिंदु है 0,0.8। तो देखिए x अक्ष पर 0, देखिए x निर्देशांक 0 है ना, तो x अक्ष पर 0 मिल गया आपको। अब 0.8 को देखना है। अब 0.8 यानी कि 1 से कम है, ठीक है। 1 से कम यानी कि 1 से पहले रहेगा। आपको चलना कौन सी लाइन पे है, y अक्ष वाली लाइन पर, क्योंकि 0 से तो मोटी वाली लाइन यही निकल रही है, ठीक है। तो यहाँ से चले आए, और फिर इसमें आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो खाना आपके पास में है इसमें यहाँ पर पतली लाइन इसके अंदर है, ठीक है। तो यहाँ 0 से ऊपर आप जब पहली पतली लाइन पर आएंगे तो वो 0.1 है, ठीक है। दूसरी पतली लाइन पर आएंगे तो वो 0.2 है, तीसरी पतली लाइन पर आएंगे तो वो 0.3 है, चौथी पतली लाइन पर 0.4 है, और फिर पांचवी पतली लाइन जो है वो पतली वाली से थोड़ी सी मोटी है, वहाँ पर वो 0.5 है, और फिर उसके ऊपर जस्ट पतली लाइन है वो 0.6, 0.7, और फिर आठवीं लाइन पर आपके पास में यहाँ पर क्या हो गया 0.8 हो गया, ठीक है जी। यहाँ पर इसको मार्क कर दिया आपने, और ये बिंदु आपका हो गया है 0,0.8, ठीक है। इसको अगर हमें ऊपर नीचे लिखने की जरूरत पड़ेगी जब रेखा जिधर से जाएगी, हम देख लेंगे। आप यहाँ पर पेंसिल से वर्क कर रहे हैं तो इसलिए इसको मिटाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। दूसरा है -2,0, -2 x अक्ष पर ये रहा -2, इससे निकल रही है एक मोटी लाइन, ठीक है, और आपको चलना है 0 तक। इसका मतलब न ऊपर जाना है न नीचे जाना है, यहीं पे रहना है, ठीक है। तो ये दिस इज -2,0, ये पॉइंट हो गया आपका, यहाँ पर आपने दर्शा दिया इसको। अब देखिए लाइन आपकी इधर से निकल के इधर जाएगी, आगे जाएगी, इसका मतलब इस बिंदु को आप थोड़ा सा इस साइड में लिख दें 0,0.8, ठीक है, ताकि वो लाइन को कट नहीं करे, आपको देखने में आसानी हो। तो ये 0.0 से आपको थोड़ा सा दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, बड़ा लिख देता हूँ 0,0.8। आप इसको स्पष्ट देखें, ठीक है। 0,0.8 है, अगर आपको नहीं दिखता तो थोड़ा सा ध्यान रखें। तीसरा है 1,1.2, तो ये रहा 1, ठीक है, और 1 से ये जो मोटी लाइन निकल रही है वहाँ पर ये रहा 1, ठीक है, ये x निर्देशांक 1 हो गया। फिर यहाँ से इस पर लाए 1 के बराबर में, तो ये 1 हो गया। पर आपको तो 1.2 के लिए चलना है, तो इस 1 से जस्ट ऊपर 2 लाइनें हैं पतली, तो पहली लाइन पर 1.1 1.1, दूसरी पतली लाइन पर 1.2 हो गया, 1.2 हो गया, ठीक है। दूसरी पतली लाइन के ऊपर जस्ट ऊपर आपको यहाँ पर डॉट लगाना है, ठीक है। कौन सी लाइन पर, देखिए ये तो ऐसे मोटी लाइन निकल रही है, ठीक है। आपने x निर्देशांक देखा 1, फिर आपको 1.2 पे जाना है, तो 1 से सीधे आए तो ये 1 की लाइन देखो, इधर से ये हॉरिजॉन्टल निकल रही है, मोटी लाइन निकल रही है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ आएंगे तो ये 1,1 हो गया, लेकिन अपने को चलना है 1,1.2 पे, तो 1.2 पे चलेंगे तो इसके जस्ट ऊपर पतली लाइन है तो 1.1, और उसके जस्ट आगे वाली जो दूसरी लाइन है वो 1.2 है। आपको उस लाइन के ऊपर चलना है, ऐसा मत कर देना कि दूसरी और तीसरी लाइन के बीच में डॉट लगा दो, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 1.2 पे एज इट इज यहाँ पे आप मार्क कर दिया इसको। देखिए डॉट अंदर लगाया मैंने, तो बिंदु अंदर है, बिंदु तो दो रेखाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु अर्थात एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन,
उनका जो प्रतिच्छेद बिंदु वो तो बिंदु है, ठीक है, और उसके ऊपर जो गोल चिन्ह मैं लगा रहा हूँ ये मार्क कर रखा है मैंने, ताकि हमको आसानी से दिख जाए जब हम स्केल से लाइन खींचे तब। अब बड़ी स्केल लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे तो देखिए ये एक सीधी रेखा में आ रहे हैं, मतलब एक रेखा पे आ रहे हैं, और एक रेखा पे आने का मतलब है कि हमने जो हल प्राप्त किए हैं ये संयोग से एक रेखा पर नहीं आए हैं, ये एक दो चरों वाले रैखिक समीकरण के हल हैं, और दो चरों वाली जो रैखिक समीकरण होती है उसका जो ग्राफीय आलेख होता है वो एक सीधी सरल रेखा होता है। तो संयोग से आपको प्राप्त नहीं हुए हैं, ये आपके सही हैं इसलिए प्राप्त हुए हैं। संयोग से आपको तीनों हल हैं वो एक रेखा पर आ जाए ऐसा चांस नहीं होता, और ऐसा रेयर केस में हो सकता है जब आप वहाँ पर हलों को निकाल के नहीं, कोई ऐसे बेतरतीब तरीके से आपने रख दिया। कई बच्चे क्या करते हैं, लाइन पहले खींच लेते हैं और उसके ऊपर 3 डॉट लगा के और वहाँ पे बिंदु को मार्क करके दर्शा देते कि ये बिंदु है। नहीं, ऐसा नहीं होता भाई, बिंदु को पहले अंकित करना होता है और उसके अंदर से आपको लाइन निकालनी होती है मिलाते हुए। तो ये इस प्रकार से इस लाइन को एक बार में खींचना है, ये भी मैंने आपको बता दिया है कि एक बार में आप जितनी बड़ी रेखा अपने ग्राफ पर खींच सकते हैं उतनी बड़ी रेखा आप खींच दीजिए, एक ही बार में खींचनी है। यहाँ पर पेंसिल की नोक को आपको बिल्कुल बारीक रखना है, ठीक है, बिल्कुल एक पतली सी लाइन इधर से निकलनी चाहिए, ठीक है। जितनी पतली लाइनें आप ग्राफ पर पेंसिल से खींचोगे आपका ग्राफ उतना ही स्पष्ट होगा, ठीक है। पढ़ने वाले के लिए, देखने वाले के लिए बिंदुओं को आप आसानी से वहाँ पर देख पाएंगे, और रेखाएं बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, बिंदुओं के अंदर से होती हुई जानी चाहिए। ऐसे नहीं कि रेखा इधर से जा रही है और जो उनका जो प्रतिच्छेदन बिंदु यानी कि जिसको आपने बिंदु डिनोट किया है वो बिंदु ऊपर से या नीचे से ऐसे ही रह गया है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। आशा है कि आप ऐसा कर लेंगे, क्योंकि 9th क्लास में आपको वहाँ पर ग्राफ या आलेखन, और इससे पहले भी ग्राफ पर आलेखन करना आपको छोटी क्लासों में सिखाया गया है, और मैं तो यहाँ पर फिर भी बता रहा हूँ, ठीक है। समीकरण की रेखा को आपने बोल दिया PQ, तो ये PQ आपने इसको बोल दिया, नाम दे दिया आपने। इसके बाद आप समीकरण के ऊपर इस रेखा पर समीकरण को रख देते हैं। समीकरण आपकी है 2x - 5y + 4 = 0। इतनी चीज़ें आपको करनी, अपने जहन में उतार लेनी है कि इतना काम हमको करना है, ठीक है। इस बिंदु के आपने देखो हल बिंदु को वो है, उसको निर्देशांक आपने लिखे नहीं, दिस इज 1,1.2, ठीक है, ये लिख दिया। ये आपके 3 बिंदु जो आपको अंकित करने थे पहले आपने अंकित किए, बड़ी स्केल आपने यहाँ पर प्रयोग में लेके इनके अंदर से निकाल के और सीधी रेखा आपने खींच दी, ठीक है। रेखा का नाम आपको हर बार देना है, आपने इसको PQ बोला है, और इसके ऊपर समीकरण को आपको रखना है ताकि पता चले कि ये रेखा इस समीकरण के अर्थात पहली समीकरण की रेखा है, ठीक है। अब चलते हैं दूसरी समीकरण के लिए। दूसरी समीकरण का पहला हल है 0,8, तो ये 0, ठीक है, x अक्ष पर देखना है तो x अक्ष पे 0 आपको इस बिंदु पर मिलेगा, मूल बिंदु पर। फिर आपको चलना है y निर्देशांक 8, तो यानी कि धनात्मक अक्ष की तरफ चलना है, तो ऊपर चलेंगे, इसी लाइन से ऊपर चले तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ आ जाएंगे। तो ये आपका बिंदु हो गया 0,8 वाला, 0.8 नहीं है, 0,8 है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दें। इसके बाद में दूसरा बिंदु है 4,0, तो ये रहा आपके पास में 4,0, यानी कि यही के यही आपका रहेगा, न ऊपर न नीचे, ठीक है। तो ये दूसरा बिंदु हो गया 4,0 वाला। तीसरा बिंदु आपके पास में है 1,6, तो ये 1,6 पे आप यहाँ पर सीधे चले जाएंगे, तो ये 1 से 6 पे आ गए, यहाँ पे आ गए, ठीक है। इस प्रकार से ये तीसरा बिंदु 1,6, आप तीनों बिंदुओं को देखेंगे तो एक रेखा में आपको मिलेंगे, ठीक है। और आपको स्केल का, बड़ी स्केल का प्रयोग करके इन तीनों बिंदुओं से होकर जाने वाली जो रेखा आपके पास में आती है उसको एक बार में, जितनी बड़ी रेखा आप खींचे, बार बार बोल रहा हूँ मैं, एक ही बार स्केल का प्रयोग करना है भाई, दोबारा स्केल का प्रयोग करेंगे तो आपकी रेखा टेढ़ी हो सकती है, ठीक है। इसलिए स्केल का प्रयोग एक ही बार होता है। और वैसे भी ज्योमेट्री की मतलब हम अगर उसको बिल्कुल स्पष्ट रूप से ज्योमेट्री की कोई भी आकृति, कोई भी फिगर को हम बनाते हैं तो हमेशा ध्यान रखना ज़िंदगी में कि आपको स्केल का एक ही बार प्रयोग करना होता है, ठीक है।
किसी रेखा को खींचने के लिए स्केल का दोबारा प्रयोग नहीं होता, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आपको बड़ी रेखा खींचनी है तो आप बड़ी स्केल काम में लीजिए। और दूसरी बात, जब हम कोई वर्त बना रहे हैं, प्रकार का इस्तेमाल कर रहे हैं कैंपास का, तो भी आपको एक ही बार चलाना होता है, कई बार ओवरराइट करते हैं हम, ठीक है। प्रकार को ऐसे अंदर पेंसिल डाल के और ऐसे घुमाते रहते हैं, ऐसा गलत होता है, ठीक है। ओवरराइट नहीं होता है। आप कुछ भी लिख रहे हैं, ठीक है, चाहे हिंदी में लिख रहे हैं, इंग्लिश में लिख रहे हैं, या सामाजिक में, या फिर गणित में, कुछ भी लिख रहे हैं, तो उसके ऊपर ओवरराइट करना, जैसे मैंने 5 लिखा, अब उसके ऊपर आप ओवरराइट करते रहते हैं, ठीक है। ऐसे 2 डबल लाइन, ट्रिपल लाइन ऐसे बना के उसको मोटा सा कर देते हैं। दिस इज रॉन्ग वे, मतलब ये गलत तरीका है, ऐसा नहीं करना होता। एक बार में आपकी स्केल, पेंसिल, पेन बस एक बार में चल जाना चाहिए, कोई भी आकृति कैसी भी बना रहे हैं, ठीक है। और गणित आकृतियों का खेल है, इसमें जो अंक हैं उनकी भी आकृतियाँ फिक्स हैं। ज्योमेट्री में आप देखेंगे सबकी आकृतियाँ फिक्स हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपको ये, आपके अंदर ये कला होनी चाहिए, ये आप आदत बना लो। छोटी क्लासों में जो आदतें बन जाती हैं वो आगे लंबे समय तक रहती हैं। अगर आपने किसी प्रकार की गलत आदत को अपने अंदर विकसित कर लिया है तो वो आपको भविष्य में निश्चित रूप से परेशान करेंगी। और गणित में खास तौर से फिगर्स बनाना, आकृतियाँ बनाना, तो इनमें अगर आप देखिए, यहाँ पर मैं इस लाइन पर 2-3 बार ओवरराइट कर रहा हूँ, तो आप ये मत सोचना कि भाई सर भी तो ओवरराइट कर रहे हैं। भाई मेरे पास में स्केल नहीं है, ठीक है, मेरे पेंसिल की जो डॉट है वो बिल्कुल बारीक नहीं है, ऐसा मेरे पास में नहीं। मेरे पास में कोई शोपनर नहीं है, कोई पेंसिल मेरे पास में नहीं है, कोई स्केल मेरे पास में नहीं है, इसलिए सीधे रेखाओं का आप थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी आपको दिख रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। और आपको एक ही बार चलानी है। तो ये इस प्रकार से दूसरी रेखा आ गई RS, आपने RSS को डिनोट कर दिया। कौन से समीकरण की रेखा है? दूसरी समीकरण क्या है? 2x + y - 8 = 0। आपने यहाँ पर लिख दिया 2x + y - 8 = 0, ठीक है। ये दूसरी समीकरण की रेखा है। दोनों समीकरणों की रेखाएं इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, ठीक है। बिंदु अंदर है, ये ऊपर मैंने मार्क किया, इसको चिन्हित किया है, ठीक है। और ये बिंदु कौन सा है? तो इसके निर्देशांक लेने के लिए आप यहां से सीधे के सीधे वर्टिकल लाइन जो आपको मिलती है, मोटी वाली लाइन मिल रही है तो मोटी वाली लाइन से एक्स एक्स पर चले जाए। अगर ये पतली वाली, 2 पतली वाली लाइनों पर या एक मोटी एक पतली लाइन पर ऐसे प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो वहां से जो लाइन आपके पास में यहाँ पर एक्स एक्स पर जा रही है, चाहे वो मोटी लाइन है चाहे वो पतली लाइन है, आपको उसी लाइन से जाना है। अगर 2 लाइनों के बीच से होकर जा रही है तो दोनों की लाइनों के बीच से होकर जाना है। हालांकि ऐसी स्थिति आपके नहीं आएगी, 2 लाइनों के बीच से कोई रेखा जा रही है, ऐसी स्थिति आपके नहीं आएगी। ऐसा कोई ग्राफ, यानी कि इस फॉर्मेट का कोई ग्राफ या ऐसी कोई इक्वेशन आपको इस सिलेबस में नहीं है, और नए आपके एग्जाम में ऐसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको तो यहाँ पर मोटी लाइन या कोई पतली लाइन आपको यहाँ पर मिलेगी, उस लाइन से आप सीधे के सीधे एक्स एक्स पर आ गए तो आपको इस बिंदु का एक्स निर्देशांक मिल गया। और यहाँ से आप सीधे के सीधे, आप देखिए इधर से इधर आएंगे तो ये थोड़ा सा बिंदु बीच में आएगा, तो मैं इसको यहाँ से हटा के आप इरेजर यानी कि रबर का प्रयोग करके इसको मिटा दो। भाई क्या दिक्कत आ रही है, नीचे पटक दो। और फिर यहाँ से सीधे के सीधे आप वाई एक्स पर आ गए तो ये वाई एक्स को आके मिलता है 2 पर, ठीक है। तो आपको वाई निर्देशांक मिल गया। तब आपने कहा कि इस बिंदु की निर्देशांक है 3,2, यानी कि जो बिंदु 3,2 वाला जो बिंदु है वो दोनों रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है, अर्थात वो पहली समीकरण का भी हल है तो वो दूसरी समीकरण का भी हल है। अब जांच कैसे करें? जांच, इस बिंदु को दोनों समीकरणों में रखो भाई। आप इस बिंदु को पहली समीकरण में रखेंगे, पहली समीकरण संतुष्ट होनी चाहिए, दूसरी समीकरण में रखेंगे, दूसरी भी संतुष्ट होनी चाहिए। मतलब इस बिंदु से दोनों समीकरण संतुष्ट होनी चाहिए, अर्थात आपका युग्म संतुष्ट होना चाहिए। आप हल एक समीकरण के नहीं निकाल रहे हैं, युग्म में आपको 2 समीकरणें मिल रही हैं, 2 समीकरणें दे रखी हैं। तो 2 चरों वाली जो रेखिक समीकरण होती है उसके अनंत हल होते हैं। तो 2 समीकरणें आपको मिल रही हैं, दोनों के अनंत अनंत हल हैं, पहली के भी अनंत हल हैं, दूसरी के भी अनंत हल हैं। हमें एक समीकरण का हल नहीं निकालना है, हमें दोनों समीकरणों का अर्थात युग्म का हल निकालना है। युग्म में 2 समीकरणें हैं, मतलब एक ऐसा हल जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करे, अद्वितीय हल। और अगर वहां पर आपके पास में अनंत हल हैं,
जो दोनों ही समीकरणों को संतुष्ट करते हैं। वो कब होगा कि पहली समीकरण की रेखा वही दूसरी समीकरण की रेखा, अर्थात पहली समीकरण में और दूसरी समीकरण में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो वहां पर समीकरण एक ही है, तो इसका मतलब हल भी कितने हैं, अनंत है। और अगर दोनों रेखाएं समांतर हैं, इसका मतलब दोनों रेखाओं का कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। उभयनिष्ठ बिंदु तब होगा जब वो प्रतिच्छेद करेंगी, तो उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, इसका मतलब जो हल पहली समीकरण के अर्थात पहली रेखा पर है, तो वो हल दूसरी रेखा पर नहीं आ सकते, दूसरी रेखा के हल पहली पर नहीं जा सकते, मतलब पहली रेखा के बिंदु दूसरी पर नहीं आ सकते, दूसरी के पहली पर नहीं जा सकते, अर्थात दोनों रेखाओं का कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, अर्थात युग्म का कोई हल नहीं है। बात युग्म की करते हैं, समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो देखिए युग्म का हल ये बिंदु है 3,2। तो आप यहां पर लिखेंगे, क्योंकि यहां दोनों समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर बिंदु 3,2 पर प्रतिच्छेद कर रही है। दिख रहा है आपको, दोनों समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं, पहले समीकरण द्वारा रेखा PQ है, दूसरे समीकरण द्वारा निरूपित रेखा RS है, दोनों प्रतिच्छेद कर रही हैं कौन से बिंदु पर, 3,2 पर कर रही हैं। जो आप देख रहे हो वही तो आपको लिखना होता है। गणित में सिर्फ सबसे खास बात, बच्चे बोलते हैं सर लैंग्वेज नहीं लिखनी आती, प्रश्न में लैंग्वेज नहीं लिखने, मेरे को सीधा सरल करना आता है। भाई ये समीकरणें उठाई, ये सारणी बनाई, उसके बाद में ये ग्राफ पर चले गए, ये बिंदुओं को अंकित किया, रेखाएं खींची, रेखा पर समीकरण नहीं लिख रहे हैं, रेखा का नाम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। बिंदु जो अंकित किया उसके निर्देशांकों को नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष आप खींचते हो तो उसको एक्स एक्स डैश से निरूपित करना, वाई वाई डैश से निरूपित करना, ये नहीं कर रहे हो। तो इसका मतलब है कि आप बिल्कुल शॉर्टकट चल रहे हो, लिखना नहीं चाहते आप, ठीक है, आप उसको अचीव नहीं करना चाहते। भाई जो आपको दिखता है वही तो लिखना होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, पहले समीकरण की सारणी बना रहे हो, कितने हलों की, 3 हलों की। क्या याद करने वाली बात है इसमें, पहले समीकरण की सारणी बनाओगे तभी तो आप ग्राफ पर उसकी रेखा प्राप्त करोगे। तो आपने लिख दिया भाई समीकरण एक के कोई 3 हलों की सारणी प्राप्त कर रहे हैं, लिख दिया आपने। जो देखा, जो आप कर रहे हो वही तो लिखना है। दूसरे समीकरण की सारणी प्राप्त कर रहे हैं, कितने हलों की, 3 हलों की, लिख दिया। समीकरण 2 के कोई 3 हलों की सारणी ये रही, ठीक है। अब क्या करना है, अब ग्राफ पर जाना है, लिख दिया जी ग्राफ पर। अब ग्राफ पर आ गए, ठीक है। अब ग्राफ पर आए तो क्या किया, बिंदुओं को अंकित करना था, कर दिया हमने। ये क्या है, पहले समीकरण की रेखा है, लिख दिया पहले समीकरण की रेखा है, समीकरण टिका दी इसके ऊपर। ये दूसरे समीकरण की रेखा है, यहाँ पर समीकरण टिका दिया आपने। दोनों प्रतिच्छेद कर रही है, कौन से बिंदु पर दिख रही है आपको, इस बिंदु के निर्देशांक, किसी भी बिंदु के निर्देशांक आपको प्राप्त करने हैं। उस बिंदु से वो जो वर्टिकल अर्थात ऊर्ध्वाधर रेखा जो सीधी एक्स अक्ष पर आ रही है, उस रेखा से सीधे आ जाओ एक्स अक्ष पर, वहां जो संख्या आपको मिलती है वो एक्स निर्देशांक है। उसी बिंदु से आप वाई अक्ष पर चले जाओ, क्षैतिज रेखा, ठीक है, जो भी मिलती है आपको, पतली मोटी लाइन जो भी मिलती है, उस रेखा से सीधे के सीधे वाई अक्ष पर चले गए, वाई अक्ष पर जो संख्या मिलती है वो वाई निर्देशांक है, ठीक है। बिल्कुल बिंदु की 2 ही निर्देशांक हैं। आगे अपने पास में हम समतलीय ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास में यहाँ पर ऐसा आया। अब जो आपने देखा वो आपको लिखना है कि यहाँ दोनों समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर बिंदु 3,2 पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, अतः दी गई समीकरण युग्म का हल बिंदु 3,2 है या का अद्वितीय हल है, ठीक है। और हल बिंदु आपके पास में 3,2 है, या बिंदु 3,2 दी गई समीकरण युग्म का हल बिंदु है या हल है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ये आपको दिख जाएगा। आप, मैं ग्राफ पर लिख रहा हूँ तो आप ग्राफ पर मत लिखना, आपको नीचे लिखना है, ठीक है। आपने क्या किया, आपने ये समीकरण लिखी अपनी फेर कॉपी में कीजिए। जिस नोटबुक में आप 4 की प्रश्नमाला या 3 की प्रश्नमाला की है, उसी नोटबुक में 4.1 लगाइए, पहला प्रश्न कीजिए, उसमें ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे प्रश्न में ग्राफ के प्रश्न आएंगे, समीकरणों को लिखिए। भाई क्वेश्चन नंबर 3 है, पहला पार्ट है, हल कर रहे हैं, ये 2 समीकरणें हमको दे रखी हैं, सारणियाँ प्राप्त कर रहे हैं। ये तो आपका उसी लाइन वाली जो लाइनदार नोटबुक है उसी में आप चल रहे हो। अब उसमें नीचे पन्ने पर जगह है तो ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं है, नेक्स्ट पन्ने पर आ जाओ आप, और वहाँ पर ग्राफ पेपर जो आपकी ग्राफ वाली नोटबुक है, या ग्राफ के पेपर खुले भी मिलते हैं, उस खुले पेपर पर, उस पन्ने पर आपको पहले ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाते समय ध्यान क्या रखना है, ग्राफ आपका बिल्कुल समतल सरफेस पर टिका होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपने कोई नोटबुक ले ली, उसके ऊपर मोटी जिल्द है,
उस जिल्द के ऊपर आपने ग्राफ पन्ने को आराम से रख दिया, ठीक है, पेंसिल को छील करके उसके नोक को बारीक कर लिया, ठीक है, स्केल आपके पास में अच्छी वाली होनी चाहिए, जो उसमें जैसे कई बार पुरानी स्केल होती है उसके किनारे कटे फटे होते हैं तो उसमें रेखाएं सीधी नहीं आती, ठीक है, तो स्केल आपके पास में ठीक ठाक होनी चाहिए, अच्छी स्केल होनी चाहिए। अब अच्छी स्केल का मतलब ये नहीं है कि 500 700 1000 रुपये वाली कोई महंगे ब्रांड की स्केल लेके आओ, नहीं, नई स्केल होनी चाहिए, नई स्केल के 5 10 12 रुपये लगते हैं, ठीक है, और वो आपके काम में आएगी। एक स्केल आप एक बार लेके आ जाते हैं 1-2 साल तक काम में आएगी, ठीक है। तो आपके पास में अच्छी स्केल होनी चाहिए, आपके पास में रबर होना चाहिए, क्योंकि आपको कहीं से भी कुछ मिटाना पड़ सकता है, पेंसिल से आप वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। ग्राफ बनने पर पहले ग्राफ बनाना है अच्छी तरह से, उसको आवश्यकता अनुसार कि भाई इतना ही ग्राफ चाहिए। अब जैसे इसके ऊपर आपके पास में पन्ना खाली पड़ा है, क्या काम का है, काट दो उसको। नीचे खाली पड़ा है, क्या काम का, काट दो उसको। इधर खाली पड़ा है, कोई काम का नहीं, काट दो। इधर कोई खाली पड़ा है, कोई काम का, अपना तो काम यहीं पे हो रहा है, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा होता है उसको आप काट दिए और उस ग्राफ पन्ने को लेके और उसके ऊपर चिपका दीजिए। अगर आपको पूरे पन्ने पर ग्राफ आ रहा है तो पूरे पन्ने पर चिपका दीजिए, वो A4 साइज का वही ग्राफ का साइज आएगा, वही आपकी नोटबुक के पेज का साइज है, उसके पर चिपका दीजिए। चिपकाने का मतलब ऐसे नहीं कि बहुत सारा गोंद, बच्चे करते हैं ऐसा कि बहुत सारा गोंद लगा के उसको ऐसे मोटा सा बना देते हैं कि उसके ऊपर पीछे बहुत सारा गोंद लपेट दिया और उसको पन्ने पर चिपका दिया, इतना मोटा दिख रहा सा, ठीक है। पीछे वाला पन्ना खराब, उससे पीछे वाला पन्ना खराब, पन्ना गीला हो गया एकदम, ऐसा नहीं करना है। ग्राफ को आसानी से चिपकाओ, उसके 4 कॉर्नर्स हैं या बीच में 2-2 स्टेपल पिन लगा दो आप। अगर पिन से आपको थोड़ी सी इरिटेशन हो रही है तो उसके चारों कोनों पर छोटी छोटी ऐसे टिक्की से लगा के गोंद की बीच में 2-3 टिक्की 2-3 जगह लगा दिया, चिपका दिया, एक बार बंद कर दिया, खोल लिया, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं, ग्राफ के ऊपर बहुत सारा गोंद लपेट देते हैं, उसके ऊपर ग्राफ पे लपेट दिया, उधर पन्ने पर लपेट दिया, चिपका दिया, वो गोंद बाहर निकल रहा है और उसके 2-3 पीछे के पन्ने 2-3 आगे के पन्ने फिर भी चिपक जाते हैं, उनको फिर फाड़ता है, खराब सा हो जाता है। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको बिल्कुल शुद्ध वर्क करना है, अच्छा कार्य है, ठीक है, स्पष्ट होना चाहिए। तो आप लिख रहे हैं, नीचे लिख रहे हैं आप, क्योंकि यहाँ दोनों समीकरणों द्वारा या दोनों समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं या दोनों समीकरणों द्वारा प्राप्त रेखाएं एक ही बात है, समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर बिंदु, बिंदु कौन सा, 3,2 पर प्रतिच्छेद करती हैं। ऐसा आपको दिख रहा है, वही आप लिख रहे हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। अतः है बिंदु 3,2 दी गई समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। ये समीकरण है, ठीक है, ये समीकरण दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ, समीकरण है ये भी, ठीक है। कई बच्चे ध्यान नहीं देते, मैं बोल तो रहा हूँ लेकिन वो सुनते नहीं। दी गई समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है, ठीक है जी, युग्म के अद्वितीय हल है, पता चल गया। अब आपको इसमें यह भी पूछा है कि आपको उन बिंदुओं के निर्देशांक यहाँ पर बताने हैं जिन पर ये रेखाएं y अक्ष को प्रतिच्छेद करती हैं। तो y अक्ष देखिए, ये y अक्ष है, ठीक है। y अक्ष को ये रेखा कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, इस बिंदु पर। बिंदु के निर्देशांक क्या है, 0,0.8। ये रेखा कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, इस बिंदु पर। बिंदु के निर्देशांक क्या है, 0,8, ठीक है। लिख दो आप, यही तो लिखना है आपको। तथा दोनों समीकरणों की रेखाएं तो ये थोड़ा सा आप देखना है, यहाँ पर मैं ग्राफ पर नहीं लिख रहा हूँ, नीचे फिर पन्ने पर लिख रहा हूँ, आपको वही लिखना है, ठीक है। रेखाएं y अक्ष को क्रमशः है, क्रमशः का मतलब पहली समीकरण की रेखा का बिंदु पहले लिख दें, दूसरी समीकरण की रेखा का बिंदु बाद में लिख दें। क्रमशः बिंदुओं, कौन कौन से बिंदुओं पर जी, बिंदुओं 0,0.8 तथा 0,8, ठीक है, 0,8
8 पर प्रतिच्छेद कर रही है, या करती हैं। कौन से बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं? इन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं। किसको? वाई एक्स को। एक्स एक्स के लिए पूछे तो एक्स एक्स को देखो, ये पहली वाली रेखा यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है -2,0 पर, और दूसरी वाली रेखा 4,0 पर। अगर आपको एक्स एक्स के लिए पूछे तो एक्स एक्स के लिए लिख दो, वाई एक्स के लिए पूछे तो वाई एक्स के लिए लिख दो। ठीक है, तो बेटे ये जो है मैंने इसको बिल्कुल तसल्ली से बिल्कुल धीरे धीरे बताया है, क्योंकि अब आपको 4.1 में ग्राफ वाला जो समीकरण युग्म, जो दो चरों वाली रेखिक समीकरण युग्म है, ग्राफ की विधि से हल ज्ञात करने वाले 2 ही और बताऊंगा। ठीक है, अभी इसका तीसरे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट अगले पार्ट में बताऊंगा, और उसी में आपको चौथे पार्ट का एक पार्ट बताऊंगा, चौथे क्वेश्चन का एक पार्ट बताऊंगा। इतने में आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। जो बच जाते हैं उनको आपको खुद को करना है, और बिल्कुल आप कर सकते हो, सिर्फ सारे ऐसे कैसे ही हैं। ठीक है, तो आपको खूब पढ़ना है और समझना है और होमवर्क करना है। होमवर्क आपको नियमित रूप से करना है। ठीक है, ये मैं आपको बार बार बोलता हूँ, होमवर्क करना दुनिया की सबसे अच्छी आदत होती है पढ़ने वाले बच्चे के लिए, और पढ़ना दुनिया का सबसे अच्छा काम होता है। ठीक है, तो नियमित रूप से स्टडी करें और नियमित रूप से होमवर्क करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।